तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लाइनक्स के लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने लाइनक्स में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो लास्ट टॉपिक था आई थिंक शायद ये यूज़र को ऐड करना और यूज़र को रिमूव करना और यूज़र को मॉडिफाई भी करना। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जाना था हम लोगों ने सारा कुछ। आज हम लोग क्या करेंगे, आज अपना कुछ और कमांड्स के बारे में जानना शुरू करेंगे। ठीक है जी, कि भैया और कौन कौन से ऑप्शन हैं हमारे पास काम करने के लिए कमांड्स के, उनको हम देखेंगे अपना। तो चलिए अब हम एक नया कंसेप्ट और एक नया टॉपिक इसमें पढ़ते हैं आज। अच्छा देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक रिलेटेड है, पहले तो कमांड से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? कमांड से। अब देखो यार, हम लोग जो कमांड कर रहे हैं तो कमांड का ना एक सिंटेक्स होता है। ठीक है, जो भी मर्जी आपने कमांड लिखनी है आप लिखो, लेकिन हर कमांड को लिखने का क्या होगा, आपका एक सिंटेक्स होगा और उसी सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी कमांड को लिखोगे। ठीक है, अब जैसे देखो ध्यान से, तो अब अगर आप ये सिंटेक्स को ध्यान से समझ लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे, तो फिर आपको कभी भी किसी कमांड को लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, कई बार बच्चे कमांड लिखने में गड़बड़ कर देते हैं और उनके रिजल्ट नहीं आते। तो यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि जो कमांड है उस कमांड को लिखते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आज आगे चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हमें एक टॉपिक देखना है, दैट इज कमांड्स। यानी कि कमांड्स को लिखने का पैटर्न क्या है, रूल क्या है। अच्छा, अब देखो, पहला आता है हमारा रूल नंबर 1। फर्स्ट रूल कहता है कि भैया आपकी एक कमांड होगी, जैसे मान लो फर्स्ट रूल कहता है कि भैया हमारे पास एक सिंपल कमांड है, सिंपल कमांड। ठीक है, विदाउट आर्ग्यूमेंट। विदाउट आर्ग्यूमेंट मतलब जस्ट आप कमांड लिख रहे हो और उस कमांड के साथ और कुछ नहीं दे रहे हो। ठीक है, अब जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि भाई कमांड लिख रहे हैं और उसके साथ कुछ नहीं दे रहे हैं, मतलब अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर यार, एक आप लोगों को मैंने बताया था अगर स्क्रीन क्लियर करनी होती है तो उसके लिए हम लोग एक कमांड लिख देते हैं, क्लियर। ठीक है, क्लियर लिख देते हैं या Ctrl+L भी दबा देते हैं तो उससे भी काम हो जाता था। लेकिन एक क्लियर नाम से कमांड भी है ना हमारे पास। और देखो, और अगर सपोज बात करूं मैं, हमारे पास एक कमांड होती है रीबूट। ठीक है ना, इस कमांड का भी हमने इस्तेमाल किया था ना, याद है जब हम ग्राफिकल इंटरफेस से कमांड यूजर इंटरफेस पे जा रहे थे लाइनक्स की, और या कमांड यूजर इंटरफेस से हम ग्राफिकल इंटरफेस पे जा रहे थे। ठीक है, तो उस जगह पे हम लोगों ने रीबूट का इस्तेमाल किया था। तो यार ये जो क्या है, सिंपल कमांड है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं। सीधा क्या करना है भैया, सीधा आपने ये कमांड लिखनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो एक पैटर्न तो कमांड्स का क्या हो गया, जहां पे आपको सीधा सिंपल जो कमांड दे रखी है वही आपको कमांड लिखनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। नाउ रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि भाई रूल नंबर 2 में अब आपकी कैसे आएगा, देखो यहां पे, अब यहां पे क्या होगा, हम लिखेंगे सिंपल अपनी कमांड लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारी कमांड है सिर्फ वो कमांड आएगी विद आर्ग्यूमेंट वैल्यू। ठीक है, यहां पे विदाउट आर्ग्यूमेंट था, कुछ नहीं दिया था एक्स्ट्रा हमने, बट यहां पे आर्ग्यूमेंट वैल्यू आएगी। बट यहां पे क्या होगा, विदाउट ऑप्शन, विदाउट एनी ऑप्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पे कि इस वाले केस में क्या है कि यहां पे कमांड लिखी जाएगी, कमांड लिखी जाएगी, उस कमांड में आर्गुमेंट वैल्यू होगी, बट ऑप्शन नहीं होगा कोई। अब जरा हम इसको समझें कि क्या मतलब है, कमांड होगा पर कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब जैसे देखो यहां पे मान लो मैंने यहां पे कमांड लिखी, मैंने लिखा यूजर ऐड, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं लिख देता हूं यहां पे कपिल। जब आपने लिखा यूजर ऐड कपिल,
तो भाई साहब ये जो यूजर ऐड क्या है यार, ये क्या है, कमांड है यार, ठीक है। और ये कपिल क्या है, ये आर्गुमेंट वैल्यू है, आर्गुमेंट वैल्यू है। यानी कि जब भी हमको कुछ ऐसी कमांड जिसको हमें कमांड को चलाने के लिए हमें एक डेटा देना जरूरी है, ठीक है। आर्गुमेंट वैल्यू का मतलब हो गया वो वैल्यू जो एक कमांड को हमें देनी जरूरी है, क्योंकि उस कमांड को बिना उस वैल्यू के वो कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती। अगर सोचो मैं सिर्फ कमांड ऐसे लिख दूं, ठीक है, मान लो मैं कमांड ऐसे लिख दूं जी यूजर ऐड, बस ये लिख के छोड़ दूं बस, तो भाई साहब वो कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। उसको पता लग रहा है यूजर ऐड करना है, लेकिन किस नाम से करना है ये तो बताओ ना यार। अब यानी कि ऐसी कमांड्स की कैटेगरी जहां पे वैल्यू देना कंपलसरी है, बिना वैल्यू के काम ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो हमारे रूल नंबर 2 में आ गया कि भैया आपको कमांड लिखनी है एंड देन यू हैव टू राइट द आर्गुमेंट वैल्यू। आर्गुमेंट वैल्यू नहीं लिखोगे तो काम नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब तीसरा रूल, रूल नंबर 3। ये कमांड्स को लिखने के हम रूल देख रहे हैं कि भाई जब हमें कमांड लिखनी है तो क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है। अब देखो कमांड विद आर्गुमेंट वैल्यू, आर्गुमेंट वैल्यू एंड ऑप्शन, या इसको कह सकते हैं एंड सिंगल ऑप्शन, ठीक है। तो यार अब हम जो बात कर रहे हैं यहां पे जो हमने लिखा है यार, उसके अकॉर्डिंगली हमारी कमांड होगी प्लस आर्गुमेंट वैल्यू भी होगी वहां पे, लेकिन यहां पे एक सिंगल ऑप्शन होगा हमारे पास। क्या होगा? एक सिंगल ऑप्शन होगा। अब जैसे तुम देखो यहां पे, मान लो मैंने एक कमांड लिखी यहां पे यूजर डेल, हमने पढ़ी थी पिछली बार कमांड यूजर डेल। अच्छा, अब हमने उसमें बड़े सारे ऑप्शन भी पढ़े थे। अब देखो यहां पे एक ऑप्शन हमने पढ़ा था जिसको हम लिखते थे -r, ठीक है। और फिर मान लो मैंने लिखा सुमित, तो ये क्या करता था, सुमित नाम के यूजर को डिलीट करता था, लेकिन इसकी एंट्री हर जगह से हटा देता था ना। हमें पता है कि एक होम फोल्डर में भी एंट्री होगी इसकी और एक मेल में भी एंट्री होगी। ये पिछली बार हम लोगों ने देखा था एक यूजर की दो दो जगह एंट्रियां होती हैं। तो -r ऑप्शन से क्या होता है, वो सब जगह से हट जाएगा। तो भाई यहां पे क्या क्या हुआ, ये जो यूजर डेल है ये क्या है, ये है आपकी कमांड, ये क्या है आपकी कमांड है। सुमित जो लिखा हुआ है यहां पे ये क्या है, ये आपकी आर्गुमेंट वैल्यू है, ठीक है। और ये जो -r लिखा हुआ है ये क्या है, ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी कभी आप लिखोगे तो आपको कैसे लिखना है, आप पहले कमांड लिखोगे, उसके बाद अगर आपने कोई ऑप्शन देना है तो ऑप्शन, एंड देन लास्ट में आपकी आर्गुमेंट वैल्यू है। यानी फर्स्ट नंबर पे हमारी कमांड आएगी, सेकंड नंबर पे ऑप्शन वैल्यू आएगी और थर्ड नंबर पे आर्गुमेंट वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है। अच्छा, अब ये रूल नंबर 3 तक तो हो गया, लेकिन अब इसके बाद एक रूल नंबर 4 भी थोड़ा सा ध्यान रखना हमने यहां पे। अब रूल नंबर 4 क्या है, देखो जरा। अब रूल नंबर 4 कहता है कमांड है विद आर्गुमेंट वैल्यू, ठीक है, कमांड है विद आर्गुमेंट वैल्यू, ठीक है, एंड मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन। एक मिनट होल्ड रुकिएगा जरा। हाँ जी, तो यहां पे रूल नंबर 4 हमारा क्या है कि भैया आप वही कमांड लिखेंगे, आर्गुमेंट वैल्यू भी होगी, लेकिन ऑप्शन इस बार सिंगल नहीं होगी, ऑप्शन मल्टीपल होंगी, ठीक है। तो इन मल्टीपल ऑप्शंस को कैसे लिखना है वो भी समझ लो अपना अच्छी तरह से, ठीक है, ताकि आगे जाके आपको कभी भी कमांड लिखने में कोई दिक्कत परेशानी आए ना। अब देखो मैंने एक कमांड लिखी यूजर डेल, ठीक है, मान लो मैंने -r ऑप्शन भी दिया, -f ऑप्शन भी दिया, ठीक है, और फिर यहां पे लिख दिया
सुमित। तो जो मैंने लिखा है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली यार ये क्या है, यूजर डेल क्या है यार, ये तो कमांड हो गई। यानी पहले आप हमेशा क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे कमांड। फिर ये दो क्या हो गए यार, ये दो हो गए मेरे ऑप्शंस हो गए। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या कहूंगा, इन दोनों को मैं कहूंगा यार ये मेरे ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा अच्छे तरह से बना देता हूं थोड़ा। ठीक है, ये दोनों मेरे ऑप्शंस हैं, बट सिंगल ऑप्शन ही बल्कि क्या ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मल्टीपल ऑप्शंस। और उसके बाद ये जो सुमित लिखा हुआ ये क्या है यार, ये है हमारी आर्ग्यूमेंट वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, ये जो मैंने यूजर डेल और दो मल्टीपल ऑप्शन लिखे हैं, मैं ना इन मल्टीपल ऑप्शन को ऐसे भी करके लिख सकता हूं जरूरी। अब देखो जैसे मुझे दिखा मल्टीपल ऑप्शन है, तो इसको ऐसे भी करके लिखा जा सकता है यूजर डेल हाइफन आर एफ, यानी दोनों ऑप्शन को एक साथ जोड़ के भी लिख सकता हूं और सुमित। तो आप मल्टीपल ऑप्शन अगर है उसको आप तो या तो अलग अलग करके लिख लो, या आप ऐसे एक साथ जोड़कर भी उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हमें यहां पे एक चीज समझ में आ गई कि भाई साहब जब भी हमने कमांड लिखनी है तो हमें किस सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली लिखना है। तो भाई साहब जब भी आप कमांड लिखोगे तो आप उसको किस हिसाब से लिखोगे भी, पहले आप जो आपकी कमांड है वो आएंगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका कमांड होगा, उसके बाद अगर वहां पे कोई ऑप्शन यूज करना है तो ऑप्शन होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, आपकी आर्ग्यूमेंट वैल्यू होगी। ठीक है, ये सिंटेक्स आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसी सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली आपकी हर कमांड को लिखा जाएगा। अगर आप देखेंगे मैंने जितने भी चार ऑप्शन, आप चारों कमांड चला के दिखाई है आपको, तो हर में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। हाँ, अगर ऑप्शन नहीं लगाना तो छोड़ दो। ठीक है, अब कोई पर्टिकुलर केस है जिसमें सिर्फ कमांड देनी जरूरी थी, ऑप्शन और आर्ग्यूमेंट की जरूरत ही नहीं थी, तो हमने सिर्फ कमांड लिखी। ठीक है, अच्छा दूसरे केस में हमने क्या देखा था कि कमांड और आर्ग्यूमेंट, जैसे हमने जो चार रूल्स देखे हैं, अब अगर चार रूलों की समरी देखते हैं, अगर हम छोटी सी समरी कि क्या बनी उन चार रूलों की समरी। देखो रूल नंबर 1 में हमने देखा कि भाई साहब आप चाहो तो सिर्फ कमांड लिख सकते हो और काम खत्म। ऐसी कमांड्स भी होंगी जिसमें सिर्फ कमांड लिखनी होगी और कुछ नहीं करना होगा। रूल नंबर 2 में हमने देखा कि भाई आप कमांड लिख रहे हो और कमांड के साथ क्या लिख रहे हो, वैल्यू लिख रहे हो, आर्गुमेंट वैल्यू कह लो, तो भाई कमांड लिखनी पड़ेगी और आर्गुमेंट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। रूल नंबर 3 में हमने क्या देखा कि भाई साहब आपको अब क्या करना है, आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, कमांड के साथ आपको ऑप्शन लिखनी पड़ेगी, और ऑप्शन के साथ आपको क्या लिखनी पड़ेगी, वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये, और रूल नंबर 4 में हमने देखा कि यार ये ऑप्शन जो है, ठीक है, यहां पे मान लो अगर ये सिंगल ऑप्शन थी तो रूल नंबर 4 में क्या है, आप कमांड लिखोगे, उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन देंगे और उसके बाद हम लोग वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो यार यही चार तरह के सिंटेक्स है कमांड्स को लिखने का, तो ये चारों आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट होने चाहिए। ठीक, अच्छा इसके बाद मैं अब कुछ और चीजें बता रहा हूं एरर से रिलेटेड, क्योंकि यार जब कभी आप कमांड करोगे, जब भी आप कमांड लिखने बैठोगे ना, तो आपको कई जगह पे ना आपको एक प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम क्या है, एरर्स। कि भाई आपके सामने एरर आई है, अब आप उस एरर को समझोगे कैसे कि यार ये क्या कहना चाह रहा है इस कमांड के द्वारा। यार अब देखो आपके सामने क्या क्या एरर्स आ सकती हैं कमांड को लिखते वक्त। पहली एक एरर आपके सामने ये आ सकता है लिखा हुआ कि दिस कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, आपको क्या लिखा आ सकता है, दिस कमांड नॉट फाउंड। अच्छा जब कभी आपको ये लिखा हुआ है कि भाई साहब दिस कमांड नॉट फाउंड, तो यार इस रिजल्ट के रीजन क्या है, क्यों आ जाएगा ये वाला ऑप्शन आपको। देखो अब इसके दो तरह के केस हो सकते हैं, दो रीजन हो सकते हैं आपको। या तो भाई साहब आपने कमांड की स्पेलिंग गलत लिख दी है, स्पेलिंग मिस्टेक है आपसे। ठीक है, यानी कि जब कभी आपको ये मैसेज आए, एरर्स, ये वाली एरर आए, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने सबसे पहले देखना है कि भाई साहब
स्पेलिंग मिस्टेक। पहले क्या चेक करोगे? स्पेलिंग मिस्टेक, कि भाई आपकी कमांड में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो आपने चेक कर लिया कि नहीं भाई मेरी कमांड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, फिर भी क्यों दे रहा है यहां पे? इसका मतलब यह है कि इस कमांड का जो पैकेज है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं रिस्पेक्टिव पैकेज ऑफ कमांड इज नॉट प्रेजेंट। यानी कि आपकी मशीन में इस कमांड को चलाने का जो पैकेज है वो मौजूद ही नहीं है। अब देखो ध्यान से यार, सिंपल सी बात, एक चीज ध्यान से सुनना यार, जब मैं एक कमांड लिखता हूं, मान लो मैंने लिखा रीबूट, तो ये जब मैंने रीबूट कमांड लिखी तो क्या होगा यार, मेरे जो लाइनेक्स है उसको एक इंस्ट्रक्शन गई कि भाई साहब रीबूट कमांड नाम जो दे रखी है कमांड को एग्जीक्यूट करो। अच्छा अब लाइनेक्स को कैसे पता लगेगा रीबूट कमांड में मुझे करना क्या है? तो यानी कि इस कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम पड़ा होगा, जिस प्रोग्राम के अंदर रीबूट कमांड के अंदर करना क्या है वो सारे स्टेप्स लिखे होंगे। और लाइनेक्स क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कमांड का जो पैकेज है, यानी कि जो इसका प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को, ये रीबूट का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को ये रन कर देगा और आपका सिस्टम रीबूट हो जाएगा। ठीक है, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? रीबूट हो जाएगा। अच्छा अगर सपोज मान लो कल को यूजर ने क्लियर नाम की कमांड लिखी और एंटर मारा, तो लाइनेक्स के पास जब ये कमांड जाएगी तो लाइनेक्स के पास एक प्रोग्राम और बना होगा जिसका नाम है क्लियर। और भाई साहब उस क्लियर वाली कमांड में, मतलब क्लियर एक्शन में काम करना क्या है? जब भाई यूजर अपनी तरफ से बोल रहा है क्लियर, तो हमें तो दिख रहा है स्क्रीन क्लियर हो जा रही है, लेकिन भाई साहब वो हो कैसे रही है? उसका मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना, वर्किंग हो रही होगी, तभी तो स्क्रीन क्लियर हो गई। तो यानी कि प्रोग्राम, मतलब इस क्लियर वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करने की जो इंस्ट्रक्शन है वो सारी इस क्लियर वाले प्रोग्राम में दे रखी है। तो जब भी लाइनेक्स के पास क्लियर की इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो क्लियर वाला प्रोग्राम चलाएगा और इस प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है वो सब परफॉर्म करके स्क्रीन को क्लियर कर देगा। तो इसका मतलब भैया जितनी भी कमांड है, हर कमांड के अंदर कोई जादू नहीं भरा हुआ, ये कमांड लिखी और जादू हो गया, नहीं भाई। हर कमांड का एक पैकेज पड़ा हुआ सिस्टम के अंदर, हर कमांड का ये कह लो एक प्रोग्राम पड़ा हुआ सिस्टम के अंदर, और जब आप वो कमांड लिख के एंटर मारते हो तो सिस्टम क्या करता है, उस कमांड के अगेंस्ट में जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और फिर आपके सामने रिजल्ट आता है। ठीक है, अच्छा अब सपोज मान लो आपने कोई कमांड लिखी, यहां पे आपने कोई कमांड यहां पे लिखी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने कमांड लिखी htop, आपने कमांड लिखी htop। अब भाई साहब ये कमांड गई लाइनेक्स के पास। अब लाइनेक्स वाला जो बंदा है, लाइनेक्स का हमारा जो सिस्टम है, वो इस htop नाम की कमांड को कब चलाएगा? अगर htop नाम की कमांड का पैकेज, या ये कह लो htop नाम की कमांड का जो प्रोग्राम है, कि जिसमें ये मेंशन होगा ना कि htop कमांड जब लिखे जाएगा तो करना क्या क्या है, कैसे कैसे सारे स्टेप्स करने हैं, वो सारी जानकारी होगी तभी तो करेगा ना उसको। तो भाई अब मान लो आपके कंप्यूटर में इस htop प्रोग्राम, htop वाली कमांड का प्रोग्राम नहीं है, तो लाइनेक्स ने खोजा, अब लाइनेक्स को मिला ही नहीं, अब लाइनेक्स को वो पैकेज, वो प्रोग्राम htop कमांड का मिला ही नहीं। तो अब लाइनेक्स क्या करेगा? अब लाइनेक्स आपको यही तो बोलेगा, दिस कमांड नॉट फाउंड, कि भाई साहब जो आपने कमांड बोली है वो कमांड मुझे मिली नहीं है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि भाई साहब अगर हमने कभी कोई कमांड चलाई और उस कमांड को चलाने के बाद हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि भाई साहब ये इस कमांड को चलाने पर हमें मैसेज आया दिस कमांड नॉट फाउंड। तो मतलब आप चेक कर लो कि भैया पहले तो आपने कमांड सही लिखी है कि गलत तो नहीं लिख दी, स्पेलिंग तो सही है, और इन केस अगर स्पेलिंग सही है फिर भी आपको वो मैसेज दिखा रहा है, तो इसका मतलब उस कमांड को चलाने का प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो आपकी लाइनेक्स मशीन में अवेलेबल नहीं है। अच्छा अब उसको कैसे लाएंगे, किस तरह से लाएंगे, वो हम आगे, हमारा एक पैकेज इंस्टॉलेशन का अलग टॉपिक होगा उसमें समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमें यह समझ में आ गया कि हाँ जी, अगर जो कमांड हम चला रहे हैं अगर वो कमांड का पैकेज होगा, या ये कह लो सिंपल शब्दों में अगर उस कमांड का प्रोग्राम होगा, तो जरूर वो कमांड हमारे लिए सिस्टम चला के दे देगा। लेकिन
अगर उस कमांड का प्रोग्राम कंप्यूटर में नहीं होगा तो कंप्यूटर उस प्रोग्राम को, उस कमांड को नहीं चला सकता, वो आपको मैसेज क्या देगा, दिस कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, नाउ अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक और आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है यहां पे, और वो प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं यार या तो सिंटेक्स एरर है, सिंटेक्स एरर कह लो, या आप कह लो और ऑप्शन एरर, ऑप्शंस एरर। अब देखो ऑप्शंस एरर क्या मतलब हो गया हमारे पास यहां पे, देखिए अब सिंटेक्स एरर कि भाई आपने कमांड को सही सिंटेक्स में लिखा ही नहीं है। अब जैसे यार मैंने अभी आपको क्या समझाया कि यार देखो कोई भी कमांड लिखनी है उसका सिंटेक्स क्या समझाया कि भाई साहब पहले आप कमांड लिखो, फिर उसके बाद ऑप्शन अगर देना है तो ऑप्शन लिखो, और फिर वैल्यू लिखो। यही ऑर्डर बताया ना, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे, यानी कि एज पर सिंटेक्स रूल आपको ऐसे ही लिखना है ना। अब आप इस रूल को चेंज करने की सोचो, अब आप क्या करो, इस रूल को चेंज करने की सोचो, तो भाई साहब क्या होगा, आपके सामने सिंटेक्स एरर नाम की चीज आएगी। ठीक है, आपने सपोज मान लो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, कल को आप मान लो कमांड ऐसे लिख दो कि भैया -r सुमित -f यूजर डेल, भाई साहब चल जाएगी कमांड? बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि आपने ये जो लिखा है ये एज पर सिंटेक्स तो लिखा ही नहीं है, तो दिस इज अ रॉन्ग कमांड। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि भैया जो सिंटेक्स है आपको एज पर द सिंटेक्स ही लिखना है। ऑप्शन एरर का मतलब क्या है कि भाई साहब मान लो ऑप्शन जो देनी है, ऑप्शन जो भी देनी है, जैसे आपको बड़े सारे केस हो सकते हैं यहां पे, जैसे कि मान लो या तो मैं -f ऑप्शन लगा सकता हूं, या हाइफन फोर्स लिख सकता हूं। ठीक है, अब मान लो आपने ऑप्शन लगाने में गड़बड़ कर दी यार, मतलब आप ऐसे लिख रहे हो हाइफन फोर्स, तो यार जब वर्ड आता है तो 2 हाइफन आते हैं ना, ये एक सिंगल हाइफन तो गलत होगा, तो यानी ऑप्शन एरर। अच्छा, आपने कोई ऑप्शन दे दिया हाइफन के, और ये इनवैलिड ऑप्शन है ही नहीं, इनवैलिड ऑप्शन है, कोई है ही नहीं, हाइफन के नाम का कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई, तो ऐसे केस में क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक सिंटेक्स एरर को ध्यान रखना है कि यानी कि हर कमांड को लिखने का जो सिंटेक्स है वो आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, जो और कुछ नहीं है, मैंने आपको सिंपल बता दिया 1 2 3, फर्स्ट इज कमांड, सेकंड इज ऑप्शन, थर्ड इज वैल्यू, आर्गुमेंट वैल्यू। ठीक है जी, बस इसी रूल के अकॉर्डिंगली आपने लिखोगे तो सारा काम बनेगा फर्स्ट क्लास, और अगर रूल को इधर उधर करोगे तो कोई बात नहीं, वो आपको एरर दिखा देगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या केस बनेगा हमारे पास, अब एक और नई तरह की एरर भी आ जाती है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं परमिशन डिनाइड। अब एक और एरर आ गई जिसका नाम क्या है, परमिशन डिनाइड। अब ये परमिशन डिनाइड का मतलब क्या है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि भाई साहब आप ना एक कंपनी में गए काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपको कंपनी वालों ने एक सिस्टम दे दिया कि ये लो जी आपकी मशीन, आप अपनी इस मशीन पे बैठ गए। अच्छा, आपका एक कलीग है वो भी इस मशीन पे बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप गए, आपको बेसिकली अपनी मशीन में वो लाइनेक्स का इंटरफेस मिला सारा। अच्छा, आपको पता लगा यार एक कमांड है ट्री नाम की, है ना, एक ट्री नाम की कमांड हमने बीच में थोड़ा चला के देखी थी जो सारा डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज बता देता था। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपने कमांड चलाई यहां पे ट्री, आपने बोला सर ने कमांड बताई थी ट्री, चलाता हूं भाई। जैसे आपने ट्री कमांड चलाई, आपके सामने एक मैसेज आ गया, परमिशन डिनाइड। आपने कहा यार ये क्या चक्कर है भाई, परमिशन डिनाइड क्यों आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने अपने बगल वाले मित्र को बोला भाई जरा ट्री कमांड चला के देखियो एक बार। अच्छा, उसने अपने टर्मिनल पे ट्री कमांड चलाई, और जैसे उसने ट्री कमांड चलाई उसको रिजल्ट दिख गया, ठीक है। अब सपोज मान लो XYZ PQR जो भी उसका रिजल्ट बन रहा है, वो रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब आपने कहा यार ये क्या चक्कर है भाई, मैंने कमांड चलाई तो मुझे तो परमिशन डिनाइड बोल रहे हैं।
और इस बगल वाले ने कमांड चलाई तो भाई साहब इसकी तो चला दी कमांड यार। अब ये रीजन का मतलब क्या है कि भाई हो सकता है कि आपको, आपका जो यूजर है, आपका जिस नाम से भी यूजर बनाया है, आपके यूजर को उन्होंने ट्री कमांड चलाने की परमिशन नहीं दे रखी है। ठीक है, क्या हो सकता है रीजन कि आपका जो यूजर है उस यूजर को ट्री कमांड चलाने की परमिशन नहीं दे रखी है। इस कारण से मैसेज क्या आया, परमिशन डिनाइड। ठीक है जी। तो अब आप समझ में आएगा कि भाई कल को अगर आप सपोज कोई कमांड चला रहे हैं और आपके सामने मैसेज आ रहा है परमिशन डिनाइड, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब परमिशन डिनाइड क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे इस कमांड को चलाने की परमिशन नहीं है। अगर मुझे इस कमांड को चलाने की परमिशन दे दी जाएगी, मतलब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर मुझे इस कमांड की परमिशन दे देगा तो ये कमांड मेरे कंप्यूटर में चल जाएगी। ठीक है, यानी कि इस कमांड का ये समझ लो कि इस कमांड का पैकेज वैकेज सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे चलाने की परमिशन नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब और भी देखो हमारे कुछ एरर्स आते हैं। ठीक है, अब ये एरर्स होते हैं डेटा कंट्रोलिंग से रिलेटेड या किसी कमांड के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो वो कैटेगरी भी लिख देता हूं, जैसे आगे आएगा तो हम इसमें देखेंगे। ठीक, तो अगले टाइप की एरर्स जो आपके सामने आ सकती हैं वो किस तरह की होंगी, दैट इज वो एरर्स होंगी रिलेटेड टू डेटा कंट्रोलिंग। ठीक है, रिलेटेड टू डेटा कंट्रोलिंग होगी या रिलेटेड टू कमांड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इन कैटेगरी को भी आगे हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या समझ में आया कि हाँ भाई, पहला आज हमने देख लिया कि भाई कमांड को लिखने का तरीका क्या है यार। ठीक है, उसको लिखने का जो रूल है आपको कैसे ध्यान रखना है, और उसके बाद हमने देखा कि यार कुछ पर्टिकुलर टाइप की एरर्स हैं जो हमारे सामने आ सकती हैं। वो कौन कौन सी टाइप की एरर है, तो आपको एरर समझ में आनी चाहिए। आपको पता लगना चाहिए कि सामने यार मैंने कमांड चलाई, मेरे सामने ये एरर आई है, तो इसमें मुझे करना क्या है। जब आपको पता होगा कि यार इस एरर के अगेंस्ट में मुझे ये काम करना है तो ही तो आप कर पाओगे, लेकिन उसके लिए पहले एरर तो समझ में आए। ठीक है जी। नाउ अब यहां पे एक कमांड के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं जिसका नाम है इको। ठीक है, हमारी किस नाम से कमांड है, इको नाम से कमांड है। अब ये इको कमांड क्या करती है, देखो ध्यान से। दिस कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट एनी मैसेज, to print any message on the terminal। कि भाई साहब जो टर्मिनल है हमारा, उस टर्मिनल पे अगर मुझे कोई भी मैसेज दिखाना है तो ये इको कमांड के द्वारा काम हो सकता है। तो चलिए जरा इस इको कमांड के थोड़े तरीके देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे अपने पास लाइनक्स मशीन ओपन कर लेता हूँ और देन उसके बाद करते हैं। तो जरा ये VMware को खोल लेते हैं जी अपना। पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। बस 2 मिनट खुल रही है मशीन हमारी। हाँ जी, लो जी, नॉट लिस्टेड पे गए, यूजर नेम अपना रूट, पासवर्ड अपना 1 2 3 6। ठीक है जी, अब अपना ये टर्मिनल ओपन कर देते हैं।
ऑल F10 से फुल स्क्रीन, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का बटन दबा के साइज इंक्रीज। ठीक है, चलो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, वो अपना इको वाली जो कमांड है उसको चला के देखते हैं कि इको वाली कमांड से क्या होता है। अब देखो मैंने लिखा है यहाँ पे इको, और इको के बाद जो भी लिख दो, जैसे मैंने लिखा हेलो आशीष, एंटर मारा, नीचे देखो हेलो आशीष लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अच्छा अब मान लो थोड़ा मैंने कहा यार हेलो आशीष लिखा हुआ है, कुछ और बड़ा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ लिखो जी हेलो, और मैंने लिख दिया जी हेलो आशीष, मान लो कॉमा हाउ आर यू, आ गया जी हेलो आशीष हाउ आर यू। तो यानी कि इको के बाद आप जितना मर्जी लंबा सेंटेंस लिख दो वो सब कुछ दिखा देगा यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने कहा कि यार एक तो तरीका ये हो गया, उसके अलावा आपको एक और ध्यान रखना है, जैसे आप इको लिखो और आप ऐसे लिख सकते हो हेलो, मैंने डबल कोट्स में भी लिख सकता हूं हेलो सत्यजीत लिखा, एंटर मारा तो देखो हेलो सत्यजीत भी आ गया। अगर मैं लिखूं इको सिंगल कोट्स में लिखूं हेलो सर, सिंगल कोट्स में लिख दिया, एंटर मारा, देखो हेलो सर लिखा हुआ आ गया। तो इको से हम जो भी लिखते हैं वो कहाँ, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारे टर्मिनल पे शो हो जाता है यहाँ पे। तो एक बार जरा मैं इसको लगा देता हूं आपके उसमें, तो अपने नोट्स में इसको लगा दिया हमने पेस्ट। अच्छा, अब देखो यहां पे क्या होता है, अब हमारे पास ना, चलो एक तो हमें समझ में आ गया इको का इस्तेमाल ये है। ठीक है, अब हम यहां पे ना दो ऑपरेटर्स बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, दो ऑपरेटर्स के बारे में बात करूंगा यहां पे मैं। अच्छा, ये दो ऑपरेटर्स जो हैं ये हमारे बड़े काम के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे जो दो ऑपरेटर्स की बात मैं यहां पे समझाने जा रहा हूं। ठीक है, एक ऑपरेटर है हमारा, देखो यहां पे लिख देता हूं टू इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स। अब वो दो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं, एक ऑपरेटर है ये वाला सिंबल, या एक काम करता हूं इसको अलग कलर में बनाता हूं, ठीक है, एंड डबल एरो। ठीक है, इन दो ऑपरेटर्स के बारे में हमें जानना है कि यार सिंगल एरो क्या करता है और ये डबल एरो क्या करता है। देखो सबसे पहले हम जानते हैं इस सिंगल एरो के बारे में। तो ये सिंगल एरो क्या करता है, देखिए यहां पे दिस इज यूज्ड, ठीक है, दिस इज यूज्ड टू स्टोर द आउटपुट ऑफ एनी कमांड। ठीक है, कोई सी भी आप कमांड लिखो, आउटपुट ऑफ एनी कमांड इनटू एनी फाइल। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, आउटपुट ऑफ एनी कमांड इनटू एनी फाइल डाल देता है। तो एक तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यार ये जो हमारा जो सिंबल है ये किस चीज का सिंबल है, इसको हम ये बोल देते हैं जी ओवरराइट का सिंबल है। अब ये भी ध्यान सुन लो, ओवरराइट का सिंबल मान लो इसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और सिंबल की बात करिए यहां पे डबल एरो की। तो भाई ये जो डबल एरो वाला सिंबल है ये क्या करेगा, ठीक है, अब ये क्या काम करता है, दिस इज यूज्ड टू स्टोर द आउटपुट ऑफ एनी कमांड, store the output of any command into any
एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब जो फाइल ऑलरेडी पहले से मौजूद है उस फाइल में डेटा डालने का काम करेगा विदाउट डेटा ओवरराइट। ठीक है, विदाउट डेटा ओवरराइट। ठीक है, तो अब जरा इस बात को मैं समझा देता हूं आपको कैसे हो रहा है काम। यहां पे जरा देखो, यहां पे तो अब इन दोनों एरो ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा समझेंगे कमांड के द्वारा कि किस तरह से काम इसमें चलता है। अब देखो, यहां पे आते हैं भाई, अपने टर्मिनल पे आ गए। लो जी, अपने टर्मिनल पे आ गए। अब जरा यहां करते हैं। अच्छा, एक ना मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक ब्लैंक फाइल बनाता हूं। अब मैंने यहां पे लिखा टच, और उस ब्लैंक फाइल को मैं बना देता हूं ब्लैंक फाइल। मान लो मैं अपने नाम से बना देता हूं, या आशु नाम से बना देता हूं। चलो जी, एक टच आशु करा, एंटर मारा, तो भैया एक ब्लैंक फाइल बन गई होगी आशु नाम से रूट में। अच्छा, अगर मैं देखना चाहता हूं कि यार आशु नाम की फाइल में कंटेंट क्या पड़ा हुआ है, तो एक कमांड छोटी सी बता रहा हूं जिसका नाम है कैट। आप यहां लिखो आशु और एंटर मारो। अभी कुछ नहीं आया। कुछ क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई अभी आपने टच आशु जब लिखा तो आशु नाम से एक ब्लैंक फाइल बन गई, लेकिन उसके अंदर कुछ पड़ा थोड़ी ना। अभी जो कैट कमांड है ये क्या करती है कि जो भी फाइल का नाम आप दोगे उस फाइल के अंदर का कंटेंट दिखा देगी। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अभी तो कंटेंट कुछ डला ही नहीं है। अच्छा, अब देखो, मैंने लिखा हेलो इको, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। अच्छा, अभी अगर मुझे पता है मैं एंटर मारूंगा तो ये मैसेज एज इट इज मेरी स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, एंटर नहीं मार रहा हूं, बल्कि मैंने क्या करा, एक सिंगल ऑपरेटर लगाया वाला, और उसके बाद स्पेस लिख के लिख दिया मैंने आशु। अब एंटर मारने पर क्या हुआ, अब हमने कहा यार वो इको कमांड से तो वो टर्मिनल पे आंसर आ जाता था, अब आया क्यों नहीं इस बार टर्मिनल पे आंसर? क्योंकि इस बार आपने ये ऑपरेटर लगा दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये जो इको कमांड का जो भी आउटपुट है, इको कमांड का जो भी आउटपुट है, ये उसको किधर डाइवर्ट कर रहा है, इसने इस आशु नाम की फाइल में इसको डाइवर्ट कर दिया। अब अगर देखो मैंने कैट करके अब लिखता हूं मैं आशु, एंटर मारा, आगे देखो हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। यानी पहले उस फाइल में डेटा नहीं लिखा हुआ था, बट इस तरह से हमने इको कमांड का इस्तेमाल कर लिया फाइल में कंटेंट डालने के लिए। अच्छा, ये मत समझ लेना कि इको कमांड ही यूज होती है फाइल में कंटेंट डालने के लिए, नहीं। अभी फिलहाल बस मैंने क्या करा है, इको कमांड का इस्तेमाल करके उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मैंने टर्मिनल की बजाय फाइल की तरफ डाइवर्ट करवा दिया। ठीक है, बट फाइल में डेटा वेटा डालना है तो उसके लिए हम अलग कमांड्स हमारी उनका इस्तेमाल करते हैं, बट अभी जस्ट ऑपरेटर्स को समझने के लिए हमने इसको यूज किया। अच्छा, अब मान लो मैंने कहा चलो ये तो हो गया। अब मैंने कहा इस फाइल में हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि लिखा हो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैंने फिर दोबारा लिखा जी इको, और मैंने लिखा जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर मैंने एरो लगाया और फिर लिख दिया आशु। तो मैंने कहा अब ये गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स भी उस फाइल में चला जाएगा। लेकिन जब मैंने इसमें एंटर मारा कोई एरर नहीं आई, चल गया होगा भाई, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब मैंने बोला कैट करो आशु को, और मारा मैंने एंटर। अब मैंने कहा अबे ये क्या यार, उस फाइल में पहले लिखा होता हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, अबे वो तो गायब हो गया, और उसकी जगह क्या लिखा हो रहा है, गुड मॉर्निंग आशीष और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या, वो सिंगल एरो वाला क्या करता है कि जो भी आपने कंटेंट, जो भी आउटपुट होगा वो उसको फाइल पे नए सिरे से डाल देगा। तो इस कारण से क्या हुआ, जब आशु वाली फाइल स्टार्टिंग में तो ब्लैंक थी, कोई बात नहीं, आपने लिखा हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, वो आशु वाली फाइल में चला गया। अच्छा, लेकिन उसके बाद जब आपने दोबारा लिखा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ, अब वो आशु वाली जो फाइल है उस फाइल में जो पुराना कंटेंट था वो हट गया और नया कंटेंट आ गया। यानी कि सिंगल एरो वाला ऑपरेटर हमेशा ओवरराइट करता है। क्या करता है, हमेशा ओवरराइट करता है। तो उसने पुराना कंटेंट हटा देता है और नया कंटेंट डाल देता है। अच्छा जी, अब मैंने चाहता हूं कि भाई गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स है, अब इसके बाद वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी क्लास लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा फिर दोबारा से इको। अब मैंने लिखा जी वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी क्लास। अच्छा यार, इसके बाद मैंने
डबल एरो दे दिया, ठीक है, क्या दिया, डबल एरो, क्योंकि अगर सिंगल एरो दूंगा तो क्या होगा भाई, ये जो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लिखा है ये हट जाएगा और ये डेटा चला जाएगा। अब देखो मैंने डबल एरो लगाया, अब क्या होगा, अब जरा दोबारा से मैं कैट करता हूं आशु नाम की अपनी फाइल को और एंटर मारा तो देखो क्या गया, उस फाइल में पुराना कंटेंट तो पड़ा हुआ है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बस साथ में अब क्या आ गया, वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी क्लास, ये भी लिखा हुआ आ गया। यानी कि डबल एरो क्या करता है, वो एग्जिस्टिंग फाइल में कंटेंट डालता है विदाउट ओवर राइटिंग, ओवर राइट नहीं करता, जो कंटेंट डला हुआ वो रहने देगा, उसके और एक्स्ट्रा कंटेंट वो ऐड ऑन कर देगा, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि भैया जो हमारी ये कमांड है कौन सी, अपना इको वाली कमांड है, उसका हम यहां पे भी ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं अभी बोल रहा हूं कि भाई फाइल के अंदर डेटा डालने के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इको कमांड का काम है सिर्फ टर्मिनल पे मैसेज दिखाना, बट हम ऑपरेटर्स को, इन दोनों ऑपरेटर्स का यूज समझाने के लिए मैंने अभी फिलहाल इको को आपके लिए इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है जी, तो ये हमारी इको नाम से कमांड भी हमने देखी कि किस तरह से इको वाली कमांड को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो दो ऑपरेटर से, एक सिंगल एरो और एक डबल एरो, हमने ये सिर्फ इन दो सिंगल ऑपरेटर्स का, इन ऑपरेटर्स का यूसेज समझने के लिए ही हमने आज ये काम परफॉर्म किया है, ठीक है भाई। तो अभी फिलहाल हम इसको इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अपना शुरू करेंगे कैट कमांड से, यानी कि कैट कमांड अभी हमने यहाँ पे डिस्कस तो कर दी है, अब इस कैट कमांड को आगे हम समझेंगे, और कैट कमांड को समझते हुए भी हम इन ऑपरेटर्स को भी यूज करके कैट के साथ भी देखेंगे कि भाई कैट के साथ ये ऑपरेटर कैसे काम करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।